दोस्तों नमस्कार। देश में संविधान का मुद्दा राजनीतिक तौर पर बड़ा हो चला हो और ऐसे वक्त में हम अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों तो यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी संविधान की व्याख्या करने के लिए होती है। और आज के दिन जब भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और कल भारत को एक नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मिल रहे हैं, उसके बीच में संविधान, सुप्रीम कोर्ट, भारत की राजनीति और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार, शायद इन चार परिस्थितियों के इर्द गिर्द यह समझने की जरूरत जरूर है क्या वाकई किसी चीफ जस्टिस को उनके कार्यकाल के जरिए याद किया जा सकता है। होता होगा, लेकिन जिस दौर में संविधान ही मुद्दा बन जाए और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी सत्ता द्वारा लिए गए निर्णयों के इर्द गिर्द भटकती हुई नजर आए, तब दो सवाल शायद मौजूदा भारत में सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई किसी चीफ जस्टिस को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। और दूसरा सवाल, क्या वाकई इस दौर में मोदी सरकार की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि जिस प्रभावी तरीके से 10 बरस में सुप्रीम कोर्ट का होना और इस देश में अलग अलग मुद्दों का उठना, उस प्रक्रिया में सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि 2014 से 2024 के बीच में 10 चीफ जस्टिस बने हैं। 10वें नंबर पर संजीव खन्ना होंगे और इस प्रक्रिया के भीतर जो भी निर्णय जिस तौर पर लिए गए, हमें लगता है आज उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो पहला सवाल इस देश के भीतर में सत्ता ने कोलेजियम को चुनौती देते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 121वां संशोधन ले आई। पार्लियामेंट के जरिए उसे पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पे अड़ गई। जस्टिस केहर की अगुवाई में फैसला आया जिसने सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया और एक झटके में इस देश को पता नहीं क्यों 2015 में अगर आप महसूस करेंगे तो पहली बार यह एक आशा जन्म ले चुकी थी कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कसने की कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हुए सत्ता के निर्णयों को खारिज भी कर सकता है और सरकार को झुकना होगा। लेकिन वक्त बीतते चला गया और उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आप परखना शुरू करेंगे तब यह सवाल जरूर मौजूद हो जाएगा, क्या वाकई किसी चीफ जस्टिस का होना या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों या फैसलों के अक्स तले मोदी सत्ता और सरकार के परीक्षण की जरूरत है या नहीं है। कोलेजियम तो बरकरार रह गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन खारिज हो गया, लेकिन उसके बाद देखिए एक फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट से, और वो फैसला किसी दूसरे ने नहीं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जरिए निकलकर आया कि इस देश में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी चाहिए, यानी 3 लोगों का पैनल होना चाहिए। प्रधानमंत्री रहें, अपोजिशन के लीडर रहें और चीफ जस्टिस रहें। लेकिन उस फैसले में एक लाइन का जिक्र यह भी किया गया कि अगर संविधान के मातहत संसद अगर चाहे तो वो जो फैसला लाना चाहती है ले आए, वो बिल लाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि इस देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। और वक्त नहीं लगाया मौजूदा मोदी सरकार ने और एक झटके में चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर के चुनने वाले पैनल से बाहर हो गए। विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को चुनौती देने वाली परिस्थिति में संसद के द्वारा दिए गए फैसले को पलट सकता है, उसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के फैसले ने संकेत दे दिए कि संसद चाहे तो फैसला ले सकती है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकत, उसको लेकर भी इसी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई।
और उसमें भी फैसला देते वक्त चीफ जस्टिस ने बहुत साफ तौर पर अपने फैसले में लिखा कि चुनी हुई सरकार के अधिकारों को चुनौती या उनसे ज्यादा ताकतवर उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती है, केंद्र सरकार, तो संसद में बिल ले आए, हम मंजूरी दे देंगे। वही संसद जिसको चुनौती दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि तब बात सुप्रीम कोर्ट और जजों के अपॉइंटमेंट का था। मसला इतना भर नहीं है, एक एक तस्वीर सामने आज रखते चले जाइए। याद कीजिए, इस देश में राफेल डील हुई थी। राफेल डील में लेकर उसको कितने में वो डील हुई, उसको लेकर बहस होती रही और आखिरी वक्त में अटॉर्नी जनरल ने बहुत साफ तौर पर कहा, भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पर, हम आपको रकम नहीं बता सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है और नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और राफेल डील कितने में हुई, कितने पैसे में हुई, पॉलिटिकल तौर पर कांग्रेस जो आरोप लगाती रही वो कोई मायना रखता नहीं था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। पेगासस, इस देश में सरकार जासूसी करवा रही है, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के भीतर आया, लंबी बहस चली, यहां तक कि जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कहा क्या इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं बता सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। बहस थम गई, सुप्रीम कोर्ट खामोश हो गया। एक लंबी फेरिस्त है ऐसे मुद्दों को लेकर, और इस मुद्दे के अक्स तले अपने जहन में एक बात जरूर रखिएगा, संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है और संविधान में इस बात का दर्ज लिखित तौर पर है। और सुप्रीम कोर्ट जिन फैसलों को देती है, पार्लियामेंट में उसे बदल दिया जाता है। इस देश के भीतर में अलग अलग चीफ जस्टिस, अगर इन बीते 10 बरसों को आप परखेंगे तो 9 चीफ जस्टिस तो आ गए, लेकिन हमारे जहन में कई चीफ जस्टिस हैं। तीरथ सिंह ठाकुर, चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, टीएस ठाकुर प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे। जजों की नियुक्ति उलझी हुई थी, नियुक्ति हो नहीं पा रही थी। मंच पर चीफ जस्टिस के आंखों से आंसू निकल गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया जजों की नियुक्ति होगी, तेजी से होगी। उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, फैसले लंबित होते चले गए। आज की तारीख में मत पूछिएगा, क्योंकि इस देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। उसके बाद आइए दीपक मिश्रा, 2017 28 अगस्त को आते हैं और 2 अक्टूबर 2018 तक रहते हैं। उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट से 4 जज निकल कर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फर्स्ट टाइम इस मैसेज को कन्वे दुनिया भर में किया गया, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। 4 जजेस बैठे थे और उस वक्त चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे। जिनके मुख से ये शब्द निकले वो थे रंजन गोगोई साहब, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। संयोग देखिए, उसके बाद खुद रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने। उनके कार्यकाल में कौन से फैसले हुए, किस रूप में फैसले हुए, उनका एनालिसिस शायद तब कोई भी कर सकता अगर वो कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा में नियुक्त नहीं होते। सरकार ने उन्हें चुना और राज्यसभा में भेज दिया। भारत के इस इतिहास में पहली बार कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने के साल नहीं, महीनों के भीतर राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो गया। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन आई। हालांकि इस बार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत साफ तौर पर कहा है, मैं बहुत सम्मान करता हूं रंजन गोगोई का, लेकिन मैं वैसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें आप मुझे राज्यसभा में देखें, क्योंकि एक सम्मान बना रहना चाहिए चीफ जस्टिस को लेकर। और उन्होंने अपने पिताजी को याद किया, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, उनके पिताजी। और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी काल में सबसे ज्यादा वक्त
बतौर चीफ जस्टिस अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजारा, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने, तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक कोई चीफ जस्टिस रहा तो वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं। 7 साल 139 दिन 1978 से 1985 तक वो चीफ जस्टिस रहे। उस दौर और इस दौर में कितना अंतर आ चुका है, और मौजूदा वक्त में जब दौर में संविधान बड़ा सवाल हो, संविधान से जुड़े हुए मुद्दे बड़े होते चले जा रहे हो, तब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किस रूप में निकल कर आई ये देश ने बार बार देखा। और खास तौर से डीवाई चंद्रचूड़ ये एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनको इस दौर में मीडिया ने हाथों हाथ लिया, सोशल मीडिया ने हाथों हाथ लिया। और इस देश के गांव में भी चले जाइएगा तो वो इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस है, चंद्रचूड़ का नाम उनके जुबान पर होगा। लोकप्रियता इस हद तक, या भारत की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की आस लगाए हुए लोगों की जरूरत इस हद तक कि मौजूदा सत्ता को लेकर उनके जहन में जो भी सवाल आते थे वो जान गई थी कि दरअसल राजनीति कमजोर हो गई है, वहां पर एक वैक्यूम है। उसे जरूरत एक नायक की होती है, संविधान के रक्षक की होती है। तब सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस की मौजूदगी और उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय बड़े मायने रखते हैं। इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ के दौर में लिए गए निर्णय मायने तो रखते हैं, लेकिन उन निर्णयों के इर्द गिर्द की परिस्थिति को संविधान के अक्ष तले देखना जरूर चाहिए। पिछले दिनों बाकायदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात का जिक्र किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता, यकीनी तौर पर। लेकिन सवाल है ये बात जहन में क्यों आई, सरकार के खिलाफ ये शब्द कहां से आ गया? मसला तो संविधान का है। संविधान में जो तथ्य हैं उन तथ्यों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। इसमें सत्ता का फैसला और सत्ता के खिलाफ का फैसला क्यों आ गया? शायद इसीलिए आज उन मुद्दों को टटोलने की जरूरत है। याद कीजिए, जिस समय इस देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय शरद अरविंद बोबड़े नागपुर से आते हैं। शेतकरी संगठन के नेताओं के साथ इनके ताल्लुक रहे हैं। शेतकरी संगठन के नेताओं से करीबी हमारी भी रही है, नागपुर में हम भी रहे हैं। और उस समय जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, ये अपने आप में एक अद्भुत परिप्रेक्ष्य हो सकता है। खास तौर से तब जब किसानों के आंदोलन को लेकर एक दो नहीं 700 से ज्यादा किसानों ने उस दौर में अपनी जान गंवा दी। एक क्षण के लिए उसको भूलिए और आ जाइए डीमोनेटाइजेशन पर, नोटबंदी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस देश के भीतर हुई है, लाइन में लगे हुए। मुश्किल फैसले सरकार ने लिए थे और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आया, लेकिन क्लीन चिट सरकार को दी गई। किसानों को लेकर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। और उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा, जब डीवाई चंद्रचूड़ का दौर आता है तो इस प्रोसेस में सवाल राफेल, पेगासस, इलेक्शन कमीशन, किसान आंदोलन या जस्टिस लोया की मौत, थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए। जब ये आवाज निकल कर आई कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, तो उसके बाद अगला सवाल यह भी था, क्या वाकई सरकार के निर्णय कुछ ऐसे हो चले हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करते हैं? और डीवाई चंद्रचूड़ का चूंकि पूरा कार्यकाल 2 साल का था, इसीलिए लोगों को उम्मीद और भरोसा बहुत जागा और फैसले भी हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र खुद अपने तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं फैसला देता हूं तो उसमें फैसला किस मुद्दे को लेकर है, अगर वो राजनीति को प्रभावित करता है या फिर जो लोग दबाव बनाते हैं उसको लेकर प्रभावित करता है, तो मुझे स्वतंत्र मान लिया जाता है। और उसमें उन्होंने कोर्ट में कहा, आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला करते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। यह स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों के मामलों पर फैसला करने की छूट दी जानी चाहिए और स्वतंत्र होने के लिए
एक न्यायपालिका के पास यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनका विवेक उन्हें क्या बताता है। निश्चित तौर पर यह विवेक कानून और संविधान द्वारा निर्देशित होता है। इस बात का जिक्र उन्होंने पिछले हफ्ते ही किया है जो हमने आपसे कहा, लेकिन दोबारा से आपको लौटना होगा इस परिप्रेक्ष्य में, क्या वाकई इस दौर में मोदी सरकार ने संवैधानिक परिस्थितियों को खारिज ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जिन निर्णयों को लेता था उसके सामने पॉलिटिकल बंदिशें भी आ गई। आप कह सकते हैं ये कैसे संभव है। इसका तो जीता जागदा उदाहरण महाराष्ट्र की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, महाराष्ट्र के राज्यपाल असंवैधानिक कार्य कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकार जो एकनाथ शिंदे की बनी वो कानूनी है। दोनों बातें कैसे हो सकती है। शिवसेना टूटी, शिवसेना पर फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। चुनाव चिन्ह टूटे हुए शिवसेना के पास होगा। अभी उस बात का जिक्र करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं। मसला तो यह है कि वाकई संविधान की व्याख्या करते वक्त और चीफ जस्टिस की मौजूदगी इतिहास में किस चीफ जस्टिस को याद रखेगी। शायद यहां पर एक क्षण के लिए ब्रेक लगाइए और समझिए, पहली बार चुनी हुई सत्ता के सामने कोई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट क्या मायने नहीं रखता है। इस सवाल को अपने जहन में बसा लीजिए, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर सरकार आती है और देश के भीतर राजनीतिक मुद्दे संविधान के इर्द गिर्द चलते हैं। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो उसके बाद वह भी कहता है कि हम सत्ता के खिलाफ हैं या सत्ता के पक्ष में हैं। यह मुद्दा क्यों आगे चल पड़ा। और बाकायदा डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस बात का जिक्र किया कि मीडिया उन्हें कैसे घेरता है। और 2 दिन पहले ही वो कह रहे थे, मुझे चिंता होती है कि सोमवार के बाद यानी कल जब नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे और वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो चला होगा, तो उन लोगों पर क्या बीतेगी जो उन्हें ट्रोल करते थे। पहली बार हमें लगता है सुनना चाहिए उनकी इस बात को जो खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही। Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतिराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. आप कह सकते हैं ये वाकई बहुत हल्की सी बात है। ये ठीक वैसी ही बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री गणेश चतुर्थी के दिन चीफ जस्टिस के घर पर गए और देश भर में ये सवाल खड़ा हो गया कि कैसे प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के साथ पूजा पाठ कर सकते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि कैसे अयोध्या पर फैसला लिखते वक्त जब खुद को उन्होंने धर्म से जोड़ने की कोशिश की तो यह सवाल भी बड़ा हो गया कि संविधान के मातहत तो सभी धर्म एक बराबर होते हैं। लेकिन जो आपने सुना उस कड़ी में कुछ बातों का जिक्र और चीफ जस्टिस ने किया। उन्होंने कहा, अक्सर मीडिया में किसी मामले के खास पहलू या माहौल को पेश किया जाता है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले के रिकॉर्ड पर ध्यान देता है तो जो सामने आता है वह उस विशेष मामले के गुण दोष के आधार पर मीडिया में दिखाए जाने से काफ़ी अलग हो सकता है और न्यायाधीश संबंधित मामलों पर ध्यान देता है और फिर फैसला करता है। यानी एक जज किसी मामले की सुनवाई करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बिना किसी पक्षपात के उसके गुण दोष के आधार पर फैसला करता है।
मीडिया में एक विशेष मामला महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर उस विशेष मामले पर अदालत की आलोचना होती है। वकील हैं दवे साहब, उनसे एक सवाल किया गया कि दरअसल ये दो घटनाएं, प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस के घर पर जाकर पूजा पाठ में शामिल होना और अयोध्या पर फैसला लिखते वक्त भगवान राम को याद किया जाना, इन दो मामलों को लेकर क्या इतिहास उन्हें याद रखेगा। दवे साहब का कहना था यह बहुत ही ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद या उनके चीफ जस्टिस ना रहने के बाद इतिहास के पन्नों में वो नाम गुम हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो नाम गुम होगा। उसकी वजह बहुत साफ है। हमने एक के बाद एक चीफ जस्टिस का नाम लिया। इस दौर में यह कार्यकाल महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की महत्ता को समझिए। यह ठीक वैसा ही दौर है जब इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब उनके खिलाफ फैसला आया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुकूल फैसला कराने के लिए जिस शख्स को चीफ जस्टिस बनाया था वो 3 जजों से हायरार्की को लांघते हुए उन्हें बना दिया गया था और कहा गया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो मिसेस गांधी के साथ खड़ा है। उस चीफ जस्टिस का नाम आपको याद नहीं आएगा, आपको मिसेस गांधी याद आएंगी। ठीक उसी तर्ज पर मौजूदा वक्त में आप सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के आसरे भारत की न्याय व्यवस्था को मत समझिए। राजनीतिक तौर पर कितनी ताकत के साथ सत्ता जो शुरुआत में ही जजों की नियुक्तियों को चैलेंज कर दे एनजेएसी के जरिए, और समूचे सुप्रीम कोर्ट में अगर याद कीजिएगा 2014-15 में उस दौर में जितने भी जजेस से हमारी मुलाकात होती थी सब यही कहते थे ये कैसे संभव है। एक ही तो संस्थान था जो राजनीतिक तौर पर मुक्त था, क्या सरकार चाहती है उसको भी अपने हाथ में ले ले। लेकिन ये कहां किसी को पता था कि वो पहला और आखिरी मामला होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व की बात थी। जजों की नियुक्ति को लेकर जजों के परिस्थितियों से जुड़ा हुआ मसला था। उसके बाद हर वो फैसला उलझता चला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र चीफ जस्टिस ने किया, लेकिन अगला सवाल यह भी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक गैर कानूनी है, उस दौर में 16,000 करोड़ रुपए जो पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुई वो गैर कानूनी क्यों नहीं है। जिस देश की राजनीति पैसे और कॉरपोरेट फंडिंग पर टिकी हो उस पर नकेल क्यों नहीं कसी गई। सेबी को लेकर उसी संस्थान विशेष को क्यों पावर दे दिया गया कि आप ही आकलन कीजिए, आप ही उन परिस्थितियों से जुड़िए और आप ही बताइए गड़बड़ी कहां पर है। जितने दिन मांगे गए उतने दिन दिए गए, उतने नहीं पूरे हुए। फिर कुछ बात आगे बढ़ी लेकिन बात वहीं की वहीं रख गई और शेयर बाजार के मैनिपुलेशन का सवाल आज भी बरकरार है। और यह सवाल सिर्फ इंडिया में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लेकर जो संस्थान विशेष जिनकी महत्ता संवैधानिक तौर पर मौजूद है उसमें आप नाम ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सीवीसी। सीबीआई के दफ्तर में रात के 12 बजे ऑपरेशन इसी दिल्ली शहर में हुआ। सवाल है संविधान का सवाल बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है और वह उस चरम पर तब पहुंचा है जब जिस दौर में उम्मीद और आज सुप्रीम कोर्ट से ही हर किसी की है, क्योंकि सबको पता है कि इस देश के भीतर में बाकी कोई संस्थान कोई निर्णय दे नहीं सकता है, उसकी नकेल सत्ता के हाथ में है। और इसीलिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी जो पहचान जिस रूप में बनाई, आप यहां पर एक बात समझनी होगी, डीवाई चंद्रचूड़ के दिए गए फैसले वो चाहे बीएचयू को लेकर हो, चाहे एएमयू को लेकर हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, वो धारा 370 में सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्याख्या हो, अयोध्या को लेकर पूरी व्याख्या हो, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहली बार आपको एक नई चीज नजर आएगी। इस दौर में भारत में पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत बड़ा है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ संसद में जाने के लिए नहीं बने हैं या सरकार के रहमो करम पर वो नहीं है। उन्होंने अपनी छवि या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की छवि ने
उन्हें कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है कि आने वाले वक्त में लोग डीवाई चंद्रचूड़ को याद करेंगे, उनके दिए फैसलों को याद करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं, वो खुले तौर पर कहते हैं कि दरअसल अगर प्रधानमंत्री उनके घर एक निजी इवेंट में आए थे तो यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। और उन्होंने कोट कहा, मेरा मानना है कि इस मुलाकात में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामान्य मुलाकात है, भले ही यह सामाजिक स्तर पर क्यों ना हो। 11 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी का दिन और प्रधानमंत्री वहां चले गए थे। और सवाल यह भी था, क्या वाकई न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही सरीखी नजर आएगी? लेकिन उनका कहना था कि अदालत के कामों के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बातचीत एक सामान्य अनिवार्यता है और लोगों को यह समझना चाहिए कि समझौते या सौदे इस तरह नहीं होते, इसलिए प्लीज हमारा भरोसा कीजिए, हम वहां सौदा करने के लिए नहीं थे। किसने कहा सौदा के लिए आपकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के साथ थी? दरअसल इस दौर की राजनीति और देश के सामाजिक परिस्थितियों में इस देश के सांस्कृतिक मूल्य और इस देश की आर्थिक परिस्थितियां, इन दो के बीच जब आप खड़े होंगे तब यह सवाल बड़ा होगा, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस दौर में बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोगों के साथ जुड़ने नहीं चाहिए? जब राजनीति विकल्प दे पाने की स्थिति में नहीं है तो यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट विकल्प दे दे, लेकिन यह सवाल जरूर है कि सत्ता को कहीं इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह किसी की निगरानी में है। और डेमोक्रेसी के 3 पाए लोगों ने इस दौर में झुकते हुए देखे हैं। चौथा पाया मीडिया भी रेंगता हुआ नजर इस दौर में खुलकर आया है। ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति कैसे किस रूप में होती है यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, यानी कार्यपालिका के साथ विधायिका को भी खड़ा कीजिए, लेकिन बचा एक न्यायपालिका। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की मौजूदगी शायद एक उम्मीद और आस पैदा करती। और डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने बताया, हर फैसले को लेकर निरपेक्ष चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन समझना होगा मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को भी। कपिल सिब्बल साहब पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए ही वो राज्यसभा में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। क्या कहा उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, सुनना चाहिए। We can criticize any judge because there is nothing called perfection in life. There is also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. And you have to judge the man and the judge on the basis of the times in which we live. So when we will write about Justice Chandrachud, we will discuss his judgments, his manner, his simplicity, his affability, his patience, all attributes of one of the greatest judges of this country. सिब्बल साहब पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन सवाल तो उस दौर का है जब समाज के भीतर और देश के भीतर एक निराशा है फैसलों को लेकर। उस वक्त कपिल सिब्बल साहब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक बेहतरीन चीफ जस्टिस बताने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन यहां सवाल सिर्फ 2 है। एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा वक्त में जो फैसला, एक लिहाज से आप कह सकते हैं आखिरी फैसलों में से एक फैसला जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया, वो सभी प्राइवेट संपत्ति पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती है। ये फैसला बड़ी महत्वपूर्ण की चीज है। इस दौर में सरकार ने जितने पब्लिक सेक्टर थे, 32 पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले किया गया। 12 ऐसे थे जो अंबानीज और अडानीज के बीच चलते चले गए। अब सवाल यह था, क्या कोई नई सरकार आएगी तो इंदिरा गांधी के तर्ज पर नेशनलाइजेशन की दिशा में बढ़ सकती है, जहां पर वो कहे कॉरपोरेट के हाथ में जो कुछ भी है वो गलत है, उसको अपने साथ ले लीजिए। हो सकता है, कह सकती है। तो क्या कानून बदलना होगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1978 का जो फैसला था उस दौर में समाजवाद था।
उस समय 9 जजों की बेंच जो इस वक्त बैठी, उसमें 7:1 के एक ने खिलाफ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा हर संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते, कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर उनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। यानी 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर का फैसला आता है कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। इस दौर में आता है कि देखिए बदल चुकी है परिस्थिति, आर्थिक समाजवादी विचारधारा उस वक्त अब नहीं है, अब तो बाजार है, मार्केट है, इकोनॉमी है। असल सवाल तो देश के सामने यही था और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के हित में चला गया क्या? इसीलिए हमने कहा 2 ही मुद्दे इस दौर में बचे हुए हैं। पहला सवाल तो यह है किसी भी चीफ जस्टिस को याद किस रूप में किया जाए, इस दौर में यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संविधान की व्याख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है राजनीतिक सत्ता जिसे जनता ने चुना है वो व्याख्या कैसे करती है। क्योंकि पहली बार इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस देश के जजों को चुनौती नहीं दी बल्कि जजों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि जनता हमें चुनती है, चुनाव हमें लड़ना पड़ता है, आप कुछ भी मत कहिए। यह अपने आप की एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें राजनीतिक सत्ता संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आएगी, उसमें कोई चीफ जस्टिस को लेकर क्या सवाल खड़े करेगा। और दूसरी बड़ी बात, संविधान की व्याख्या करते हुए जिस तरीके से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पार्लियामेंट में पास होने के बाद भी रोका गया था, क्या इस दौर में ऐसे निर्णय नहीं आने चाहिए? लेकिन हर निर्णय पार्लियामेंट के जरिए अगर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश रहेगा ये कहते हुए कि पार्लियामेंट ने कर दिया और कह दिया, तो उसके बाद क्या बचेगा? तो फिर रास्ता खुलता कहां पर है और ये रास्ता कहां पर बंद है, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा या हर कोई इस बात को समझ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।